सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन बार बार एक चीज़, जो सबसे बड़ा सूबा 12 साढ़े 12 करोड़ की आबादी का, वहाँ पर कभी आईजीज़ की तब्दीली हो रही है, कभी चीफ सेक्रेटरीज़ की तब्दीली, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही पूरे हुकूमत के इंतज़ाम को चलाने के लिए है। ये तो सिर्फ चीफ सेक्रेटरीज़ और आईजीज़ के तबादलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डिविजन्स के कमिश्नर्स की बात हो, आरपीओज़ की बात हो, डीपीओज़ की बात हो, डेप्यूटी कमिश्नर्स की बात हो, तो वो तो बड़ी तादाद में तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ इस तब्दीलियों को ही तब्दीली का नाम दिया जा रहा है? और आज भी फयाजुल हसन चौहान साहब, जो तर्जुमान हुकूमत भी हैं पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि पिछले दिनों में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस और क्राइम की वजह से ये तब्दील किया गया और इस्तेहकाक है वज़ीर आला, बिल्कुल ये वज़ीर आला साहब का इस्तेहकाक है, लेकिन इस तब्दीली से अब तक तब्दील क्या हुआ है, ये अहम सवाल है। हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, आपके हमारे साथ अहमद जवाद साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। अहमद जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बाजवा साहब, आपका भी शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, सर आपसे आगाज़ करते हैं, आप लाहौर में होते हैं, इन चीज़ों को बहुत गहरी नज़र आया आपकी कि ये कभी किसी महकमे के अफसरान तब्दील हों तो फिर होता है, लेकिन सर जब चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज सबसे बड़े सूबे के तब्दील इस तरह से हो रहे हों कि 3 माह 6 माह 4 माह इससे ज़्यादा ना हो, तो सर ये कोई तब्दीली भी फिर आ रही है, आप वहाँ देख रहे हैं पंजाब के अंदर, लाहौर में? इफ्तिखार साहब, सर आप सुन सकते हैं? हेलो जी जी इफ्तिखार अहमद साहब, सर आपको आवाज? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। सर फरमाइए सर। जहाँ तक फयाज चौहान का ये कहना है कि ये सवाबदीद है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ जी, लेकिन क्या यही सवाबदीद सिंध की हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है अपने आईजी और चीफ सेक्रेटरी के बारे में? और यही शवाबदीदी इख्तियारात क्योंकि इस्तेमाल नहीं किए जाते बलूचिस्तान में, कौन वजीर क्या कर रहा है, और यही शवाबदीदी इख्तियारात क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस तेजी से इस्तेमाल नहीं किए गए जहाँ पे 8 साल से इनकी हुकूमत है। ये शवाबदीदी इख्तियारात पंजाब में इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि ये पंजाब में अपनी मर्जी की मनमानी करना चाहते हैं और कोई भी सीनियर अफसर ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। सही। तो लेकिन सर इफ्तिखार साहब, ये जो तब्दीलियां फिर बार बार हो रही हैं, आप कह रहे हैं सीनियर अफसर मनमानी क्या हो सकती है सर, जो आप फरमा रहे हैं? मनमानी हो सकती है कि मनमानी हो सकती है, आप मुझे काम ऐसा कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मैंने नहीं करना, क्योंकि उसके बाद नैब की जो पेशियां तो काफी अफसरान ने भुगती है पंजाब में। ठीक, तो यहाँ हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं जिनका जिक्र फयाजुल हसन चौहान साहब ने किया। कौन सा हाई प्रोफाइल केस है? कोई हाई प्रोफाइल केस, मेरे दोस्त होंगे आज पीटीआई के, मुझे कोई ऐसे हाई प्रोफाइल केस बता दें जिसकी बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी निकाला गया हो। हाई प्रोफाइल केस को फिर साबित भी तो करना है ना। बिल्कुल सही। तो ये हाई प्रोफाइल केस था और इसकी बिना पर नाकाम हो गया आईजी और नाकाम हो गया चीफ सेक्रेटरी और नाकाम हो गया कमिश्नर, नाकाम हो गया डिप्टी कमिश्नर, नाकाम हो गया डीपीओ, नाकाम हो गया आरपीओ, तमाम लोग नाकाम हो गए। तो वो हाई प्रोफाइल केस हैं क्या? काबिल एहतराम है, पोलिटिकल वर्कर हैं, लीडर हैं, ये बताए ना 2-4 ऐसे हाई प्रोफाइल केस। और फिर उस हाई प्रोफाइल केस में पहला सेक्रेटरी क्यों किस हाई प्रोफाइल केस पे गया, दूसरा चीफ सेक्रेटरी किस हाई प्रोफाइल केस पे गया, तीसरा किस पे गया, चौथा किस पे गया? मैंने कहा कि इनकी सवाबदीद है, लेकिन ये इस किस्म के लफ्ज मत इस्तेमाल करें हाई प्रोफाइल केस। मतलब उन्होंने तो ये भी किया कि महंगाई की बिना पर चीफ सेक्रेटरी निकाल दिया गया। जी हाँ, ये भी बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आटा सर महंगा हो गया, 20 किलो का थैला 70 रुपए तक। बहरहाल इस पर हम बात करते हैं। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं।
अहमद जवाद साहब, ये पंजाब के अंदर इतनी तब्दीली तेजी के साथ, वो भी 2 बड़े इंतजामी ओहदों पर, उसकी क्या वजह? पंजाब पे जनाब अथॉरिटी है। सर, आपकी इजाज़त से मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मेरी राय है ये कि ये जो डिस्कशन डिबेट हो रही है मीडिया पे चंद दिनों से कि पंजाब में ये 7वां आईजी आ गया या 6वां चीफ सेक्रेटरी आ गया, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो डिस्कशन और डिबेट जो है ये इररेलेवेंट है। इसको तो आपको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आपको डिस्कस करना चाहिए कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो क्या है और कौन से एरियाज हैं जिसमें हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी, और कोई और तनकीद बिल्कुल आप करें हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। जहाँ तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जिम्मेदारियां देने का सवाल है, जो भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका जैसे टीवी चैनल है, इसके अंदर आप 10 दफा एंकर चेंज करें, 10 दफा प्रोड्यूसर चेंज करें, 10 दफा आप कैमरामैन को चेंज करें, आपको कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यू नो द बेस्ट, और आपको कोई वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि किन वजूहात की बिना के ऊपर। जब हम कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है या फेडरल गवर्नमेंट का है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट का भी होता है, फेडरल गवर्नमेंट ने देना होता है आपको आईजी। बिल्कुल। अच्छा अहमद जवाद, इसलिए जी मैं अहमद जवाद साहब, इसमें ज़िम्नन एक सवाल, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि बिल्कुल इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं, लेकिन सर जब आपके तर्जुमान ये कहें कि पिछले चंद 1-1.5 महीने से क्राइम केसेस के इशू सामने आया, इस वजह से आईजीज़ के हुआ है, कुछ हाई प्रोफाइल केसेस थे, चीफ सेक्रेटरी के मामलात, फिर सर अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या उन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया तो फिर तो कुछ जज़ा सज़ा का मामला हो, वो यहाँ से उठते हैं, फेडरल के किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीज तैनात हो जाते हैं, एक आईजीज़ यहाँ से निकलते हैं, वो रेलवे में या फेडरल में या किसी न किसी जगह पे वो जाके हो जाते हैं। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आपका, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है कि या तो हमें अपने सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर में कोई ऐसी तब्दीली लानी होगी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर एक 21वें ग्रेड का या 20वें ग्रेड का या 22वें ग्रेड का जब आप उसकी ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी ख़राब कारकर्दगी की वजह पे या इनकॉम्पिटेंस की वजह से या करप्शन की बिना के ऊपर, तो उसको फिर किसी और जगह ना लगाया जाए, उसको घर भेज दिया जाए। आपको ये तो पता है कि आप एक सरकारी अदारे के अंदर एक छोटे से किसी मुलाजिम को भी जब आप हुकूमत की सरकारी जॉब से जब फायर करते हैं तो अगले दिन वो हाई कोर्ट पहुंचा होता है और वहाँ पे उसको स्टे ऑर्डर भी मिल जाता है और वहाँ पे 3-4 साल मुकदमा भी चलता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वापस भी आ जाता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे सरकारी महकमों की, हमारे सिविल स्ट्रक्चर की। उसके अंदर अब ये सिविल स्ट्रक्चर इमरान खान ने नहीं बनाया, ये सिविल स्ट्रक्चर इस मुल्क में पिछले 72 सालों से या पिछले 50 सालों से ये एक सिविल स्ट्रक्चर चल रहा है। इसके अंदर खामियां हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सवाल आपने किया है, अगर एक शख्स आज वो आईजी की जिम्मेदारी नहीं निभा सका, उसको किसी और पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, उसको घर जाना चाहिए सर, और किसी और को चांस मिलना चाहिए। लेकिन ओएसडी वो तो तरीका वो भी ओएसडी का भी है सर, तो वो सारे लोग जो हैं वो साइड लाइन कर दिए जाते हैं बिल्कुल ना होने के इंतजामी ओहदों पर। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है सर। ठीक कह रहे हैं आप, हाँ, ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर सिविल सर्विसेज जिनसे आपने ये अदारे चलाने हैं, ये महकमे चलाने हैं, जिन सारे सरकारी महकमों की बुनियाद जो है आपने सिविल स्ट्रक्चर पर रखी किसने है? ये इसी सिविल स्ट्रक्चर ने, इसी सिविल सर्विसेज ने, क्योंकि उनका मुफाद वाबस्ता है। पिछले 72 साल में इस मुल्क का सिविल स्ट्रक्चर कौन चला रहा है, कौन बना रहा है, कौन इन महकमों के अंदर जो इंडक्शन होती है उसका तरीकाकार और उसके अंदर। तो फिर अहमद जवाद साहब, जो हुकूमत की बेहतर परफॉर्मेंस और हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस दोनों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है या इस सिविल स्ट्रक्चर के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसका सुर्खेल है उन पर आती है? अब दूसरा सवाल आ गया, अब कारकर्दगी का। ये वो चीज थी जो मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि ये सवाल होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं 7 के 10 आईजी चेंज कर ले अपने टेन्योर के दौरान। मेरा सवाल सिर्फ चीफ मिनिस्टर से, एक अवाम की तरफ से या एक आम आदमी की तरफ से, वो मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, वो लॉ एंड ऑर्डर है।
उस कारकर्दगी के हवाले से मुझे सवाल होना चाहिए। वो किसी को पूरे 5 साल लगाता है या हर साल चेंज करता है या 6 महीने बाद चेंज करता है, ये मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे उसकी सिर्फ कारकर्दगी से कंसर्न होना चाहिए। तो अब आपको अगर फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, वो जाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत के, उनके पास ये तफसीलात होंगी कि कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनकी वजह से उनको हटाना पड़ा, कि जिसमें हुकूमत ने समझा कि वो शायद रुकावट हैं उसमें या उनकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे। सही। तो वो उसके बाद चीफ मिनिस्टर है, चीफ ऑर्गेनाइजर है ना वो एक किस्म का सूबे का, तो वो देखता है कि अगर नहीं, एक सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी एक इन्वेस्टिगेशन या किसी काम में वो आगे नहीं बढ़ना चाहता या वो उसमें रुकावटें डाल रहा है, तो क्या ऑप्शन है? तो फिर इसका मतलब है आईजी या चीफ सेक्रेटरी फिर इसलिए तब्दील हों कि वहाँ आईजी जो अमन अमान की सूरत हाल काबू में नहीं रख सका है, तो वो जिम्मेदार वो है, फिर हुकूमत तो फिर बरी जिम्मा होगी क्योंकि वहाँ है, फिर क्योंकि हुकूमत चीफ वो एग्जेक्टिव है ना, वजीर आला। तो दूसरा ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, आपके दौरे हुकूमत में 155 से घी चला है और 356 पे आ गया सर, तो ये अब चीफ सेक्रेटरी के जिम्मे हम डाल देते हैं। अच्छा मैं आता हूँ, मैं आसिफ बाजवा साहब अगर इजाजत दें मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। मैं तफसील जवाब लेना चाहूंगा इसलिए मैं चाहूंगा मैं वापस आऊँ मैं आसिफ बाजवा साहब मुस्कुरा भी रहे, मैं बाजवा साहब ये तो इस्तेहकाक भी है जैसे वो कह रहे हैं अहमद जवाद साहब, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस होता है, चीजें होती हैं, तब्दील होता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। देखिए बात यह है कि जो बातें अहमद जवाद साहब ने की वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उनको मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि ये प्रेरोगेटिव है सीएम साहब का, उनका इख्तियार है, लेकिन उनका इख्तियार होने के साथ साथ उनके कुछ फराइज भी हैं। उनका फर्ज है कि वो अवाम को डिलीवर करें, अवाम के मसाइल का हल तलाश करें, और ये अगर ये कहते रहे ना कि इनका प्रेरोगेटिव है जी, ये कर रहे हैं, इनका इख्तियार है, ये ट्रांसफर करें, पोस्टिंग करें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर जिस तरह ये खुद कह रहे थे कि महंगाई है, 356 रुपए किलो वो घी हो गया है और 70 रुपए उसका तो एक जो पैकेट है उसका आटे का उसका फिर रेट बढ़ गया है। ये मामला है डिलीवरेंस के। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम है, इनका कोई विजन नहीं है। ये किसी आईजी के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी चीफ सेक्रेटरी के साथ या किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ चल नहीं सकते, इसलिए कि ये सिलेक्टेड है, ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं, इनको अवाम के मसाइल का इदराक नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनकी कोई टीम नहीं है, इनका कोई होमवर्क नहीं है, इनको लोगों के मसाइल का हल इनके पास नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये एक से बढ़ के एक लोग वहां पे ब्रिलियंट लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जिनकी 20-20 साल सर्विस है, जिन्होंने डिलीवर किया है, जिन्होंने मियां शहबाज शरीफ के साथ, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ, जिन्होंने दूसरे लोगों के साथ डिलीवर किया है। ये देखें, अगर आईजी पंजाब देखें, अगर आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब देखें, उनका तो क्या ये बिल्कुल नाअहल थे? अगर ये नाअहल है, अगर ये काम नहीं कर सकते तो उनको घर भेज दें, इनको ट्रांसफर ना करें, इनको इधर उधर ना करें, इनसे काम ले, क्योंकि ये इस अहल नहीं है, इनके वजीर इस अहल नहीं है, सिर्फ इनके मशीर जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनकी एक ही ड्यूटी है जो प्राइम मिनिस्टर साहब लगाते हैं, इमरान न्याजी साहब, कि भाई आपने टीवी टॉक शोज पे बैठ के, इफ्तिखार साहब भी सुन रहे हैं, टीवी टॉक शोज पे बैठ के अपोजिशन को लताड़ना है, उनको गालियां देनी है, उनकी इंसल्ट करनी है, और उनके मुंह पे अगर हो सके तो कहीं कहीं तमाचा भी मार दे। और जिस तरह के आपने देखा, एक इनकी खतून थी, उन्होंने क्या किया है कैमरे के साथ, तो ये डिलीवरेंस है इनकी। ये इमरान न्याजी साहब कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाते, मुआवनीन खुसूसी की मीटिंग बुलाते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई शाबाश, आपने बहुत ज्यादा बेइज्जती की, आपने बड़ी इंसल्ट की अपोजिशन पार्टीज की, और आपने उनके खिलाफ बड़े कीड़े निकाले। जिस तरीके से हम 3 साल से इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो नैब न्याजी गठजोड़ है, ये जो नैब ने किया
जी बाजवा साहब, ये मियां शहबाज शरीफ साहब पर भी ये तनकीद होती थी। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया। बुज़दार साहब तो हैं, वो तो बिल्कुल उससे डील नहीं करते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद होती थी कि उनकी बेस्ट टीम ही ब्यूरोक्रेसी की होती थी, तो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए चलाते थे, वो काबीना को नहीं पूछते थे, वो काबीना के इजलास, बल्कि वो बहुत से वाकयात हैं कि खुद उनके पास वजारतें इसलिए ज्यादा थी। ये उलट बिल्कुल चल रहा है सूबा। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं इसका थोड़ा मैं इफ्तिखार साहब ज्यादा बेहतर तौर पर तज्जिया भी करेंगे। मैं इफ्तिखार साहब ये बिल्कुल ऑपोजिट, आपने 10 साल कुछ और तरह से देखा है यहाँ पंजाब के अंदर तर्ज हुक्मरानी, अब कुछ और तरह से वो नजर आ रहा है। बाकी डिलीवरेंस की बात है, तो सर डिलीवरेंस की जिम्मेदारी क्या फिर आईजीज या चीफ सेक्रेटरीज या कमिश्नर या इन जो लोग हैं डेप्यूटी कमिश्नर उन पर डाली जाए, या फिर वजीर आला से ही उनकी काबीना से वज़रा से सवाल होना चाहिए? दोस्त हैं पीटीआई के, इन्होंने अदलिया के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अगर इनको अदलिया पर भी इत्मीनाद नहीं है, तो जिस तरह इनको ब्यूरोक्रेसी पर भी इत्मीनाद नहीं है, इनको अदलिया पर भी इत्मीनाद नहीं है, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी इत्मीनाद नहीं है, इनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पर भी इत्मीनाद नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में तो फिर ये कोई मुझे तो नहीं समझ आती कि फिर ये सारा निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा इस मुल्क का। ये कहते हैं कि 72 साल से खराबियां चली आ रही हैं, 8 साल से इनकी हुकूमत है केपीके में जी। अगर वहां पर इनके पास मेजोरिटी भी है और जो सूबाई तैनातियां थी या सूबाई सर्विसेज जो थी उन्होंने तब्दीलियां ये कर देते, अगर इनको 72 साल की पुरानी तब्दीलियों को ये इतफाक नहीं करते। और इन्होंने अदलिया के बारे में जिस राय का इजहार किया, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर हम निकाल दें किसी को तो वो फिर अदालतों में चले जाते हैं, फिर अदालतें उनको बहाल कर देती हैं। मुझे नहीं समझ आना चाहते हैं, ये अफसोसनाक है। बाकी रही बात कंपैरिजन की, कंपैरिजन में बहुत सिंपल सी बात है जी कि मैं तो फिर सवाल वही करूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि मौजूदा आईजी ने कौन से हाई प्रोफाइल केस को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। फिर आईजी नहीं जाना चाहिए जी। फिर आईजी के साथ वो तमाम लोग, वो आईजी से लेकर वो एसएचओ और वो डीएसपी जो उस हाई प्रोफाइल केस को डील कर रहे थे, फिर वो सारे जाएं जी। ये क्या बात हुई? बिल्कुल पूरी चीफ सेक्रेटरी के बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में ये कहा गया कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सका। चीफ सेक्रेटरी ने महंगाई अगर कंट्रोल करनी है तो वो करनी होती है कमिटीज के जरिए, जो आपने प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई होती है उसके जरिए, और फिर उनको मैनेज करता है डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के नीचे एसीज होते हैं, मजिस्ट्रेट है, एक सिस्टम है जी। तो फिर उसके सवाल चीफ सेक्रेटरी को क्यों दी जाए? सारे सिस्टम को निकाल दें आप, क्यों निकालना चाह रहे हैं? इसलिए कि ये कहते हैं कि चूंकि पिछले 40 साल से पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत है और तमाम ये मुलाजमीन नवाज शरीफ को सर्व करते रहे हैं या शहबाज शरीफ को सर्व करते रहे हैं और बुरैज़ अलई को सर्व करते रहे हैं, तो हमें इन सब मुलाजमीन पे कोई एतबार नहीं है। तो ये एक नई सर्विसेज दिलाना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। इनमें हिम्मत होनी चाहिए, ये लाएं पार्लियामेंट में और मौजूदा सिविल सर्विस को डिसबैंड कर दें और एक नई सिविल सर्विस लें। ये तो एक बड़ा लंबा वाला मामला है सर इफ्तिखार साहब। सर ये तो तरह मुमकिन हो, लेकिन ये है कि आने जाने के जो अफसरान हैं उन अफसरान के साथ किस तरह से वो करना है। मुझे अच्छा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, मेहमान हमारे साथ है, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे वो बात करेंगे इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, उनका अपना इलेक्शन पे बड़ा वसी तजुर्बा है, हम उस पर भी बात करेंगे। अहमद जवाद साहब भी मौजूद हैं और आसिफ बाजवा साहब भी। ब्रेक छोटा सा लेते हैं, फिर आते हैं जी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो पंजाब के अंदर जो आने वाली तब्दीलियाँ, इंतज़ामी तब्दीलियाँ उस पर, लेकिन उससे आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। अब बहुत एक अहम मामला है ईवीएम का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात हो रही है।
हुकूमत ने पूरी तैयारी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने करीब 37 के करीब एतराज़ात इस मशीन पर लगा दिए। बहरहाल अभी मीटिंग होना है और उस मीटिंग के बाद चीज़ों पर देखा जाएगा कि फ़ैसला क्या होना है। अल्टीमेटली फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन के इन एतराज़ात के हवाले से हम आज आपको बताएंगे। इस पर मज़ीद बात करते हैं। EVM के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं इस पर अहमद जवाद साहब, आप लोगों ने मशीन बनाई है, चाह भी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो जाए और जो एतराज़ात इलेक्शन पर आते हैं वो हट जाए, लेकिन इस मशीन पर खुद इलेक्शन कमीशन बहुत से एतराज़ात लगा रहा है। तो सर ये जो एतराज़ात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, उन एतराज़ात के हवाले से किस तरह से ये लगाया जाएगा, किस तरह से बनाई जाएगी अगर इलेक्शन कमीशन ही नहीं मानता तो? देखें, सबसे पहले तो इसको पार्लियामेंट से पास होना है और उसके बाद ये जी एग्जीक्यूशन जो है इसको अमली तौर पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो एक तरीकाकार है जो कि इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा। ये पार्लियामेंट नहीं डिटरमिन करेगी, पार्लियामेंट सिर्फ अप्रूवल देगी। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, उसके अमली तरीकाकार के हवाले से इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को कंसल्ट करेगी और उनको ब्रीफ भी करेगी कि वो कैसे करना चाहते हैं और उनकी उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो सवालात होंगे, उनके जो अंदेशे होंगे, उनकी रोशनी में उस तरीक़ेकार को वो फिर बेहतर बनाएगी। तो ये तो एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल तरीका है जो कि इलेक्शन कमीशन इसको करेगा। इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ठीक है, वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं। पहली स्टेज जो है हमें इस चीज़ को पास करके इलेक्शन कमीशन को देना होगा और इलेक्शन कमीशन अपनी अथॉरिटी को फिर इस्तेमाल करते हुए, तो जो सवालात इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहे हैं, बेसिकली ये सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन ने खुद ही देना है। इसके लिए पार्लियामेंट नहीं उनको जवाब देगी। पार्लियामेंट ने इसके जो जुजियात होती हैं, इसके तरीक़ेकार के कैसे अंदर आता है बंदा, तो कैसे उसमें थंब इम्प्रेशन, तो उसका लाने का तरीका क्या होगा, फिर जो रवायती तरीका था उसका कौन कौन सा हिस्सा मौजूद होगा, किस तरीके से दोनों के दरमियान इंटीग्रेशन होगी, ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन का होगा जब एक दफ़ा मंजूरी हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन ने खुद ही देना है, क्योंकि उन सवालात का ताल्लुक जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक। लेकिन ये कि अहमद साहब, जो कायमा कमेटी को उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर मशीन का इस्तेमाल, वक्त कम है, एक भी एतराज़ था। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की राजदारी, जो बड़ा एक अहम मामला होता है वोट का, वो भी मुनासिब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटर की शनाख्त भी गुमनाम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर चेक नहीं किया जा सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी से एतराज़, वैसे तो 37 एतराज़ात के साथ रिपोर्ट जमा हुई है, तो ये बुनियादी एतराज़ात हैं, ये इलेक्शन कमीशन लगा रहा है। बहरहाल मैं जो सियासी जमातों के एतराज़ात हैं उन पर बाजवा साहब क्या अहम एतराज़ात हैं? ये तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है, लेकिन सियासी जमातों का क्या हल भी ढूंढा जा सकता है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है जी, इतनी बड़ी दुनिया है और उसमें सिर्फ 18 ममालिक में इस मशीन का तजर्बा किया गया और इसके बाद जो 9 ममालिक थे उन्होंने उसको छोड़ दिया और जो बाकी ममालिक हैं वो भी उसको छोड़ने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक वकील हूँ पेशा के लिहाज से और आज से तकरीबन 6 साल पहले लाहौर हाईकोर्ट बार ने इसका तरीकाकार इंट्रोड्यूस कराया और आधा घंटा जब बैलेटिंग हुई, आई वॉज देयर, तो उसके बाद जितने वोट कास्टिंग हुए ना सर, वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार को कास्ट हो गए। यानी उन्होंने इसका, हाँ ये रिकॉर्ड की बात है सर, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आप लाहौर हाईकोर्ट बार से इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं, लाहौर हाईकोर्ट बार से इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। और उसके बाद ये इस तरीके से बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट हो वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की मन मर्जी से जो चाहे कर ले। इसके लिए तमाम जो जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जो ये कहते थे कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही सारी वो जमा हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मसाइल हैं,
जो लोग इसको कर लेंगे, हैक कर लेंगे, जो उसके सॉफ्टवेयर में तब्दीली कर लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? जिस तरह 2018 के इलेक्शन में एक सिस्टम जो था वो बैठ गया, इस तरह आप क्या कर सकेंगे? क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आज भी एक लेबोरेटरी के तौर पर ही हम आजमाते रहेंगे क्या? ये लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे पीएम साहब जब चाइना जाते हैं तो कहते हैं कि मैं चाइना को फॉलो करना चाहता हूँ, जब टर्की जाते हैं तो कहते हैं नहीं मैं टर्की को फॉलो करना चाहता हूँ, जब ये इंडोनेशिया जाते हैं कहते हैं नहीं मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, जब सऊदी अरब पे जाते हैं तो फिर मदीना की रियासत की बात करते हैं। बात ये है कि ये बदनीति और बददियानती है कि ये इलेक्शन कमीशन की बात को भी नहीं मान चलें, रहे। ये टेक्निकली कितना आम है, लेकिन बार बार एतराज़ात हर तकरीबन 1970 के इलेक्शन के अलावा तकरीबन हर इलेक्शन पर एतराज़ात रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आपके सर इलेक्शन पर बड़ी माशाल्लाह रिसर्च भी है और आप इलेक्शन के एक बड़े, हम तो अपने एंकर्स में जर्नलिस्टों में आपको बादशाह मानते हैं सर। ये जो वोटिंग मशीन का अमल है ये और जो रिवायती तरीक़ाकार हमारे बैलेट पेपर के इलेक्शन का था, वहाँ पर भी सर एतराज़ात थे, यहाँ पर भी सर एतराज़ात हैं, तो क्या कोई इसमें आप समझते हैं ये मुमकिन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और क्या ये सेफ हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं इलेक्शन पर एतराज़ात हैं, इलेक्शन पर एतराज़ात तो हमेशा होंगे और हमेशा रहेंगे। हिंदुस्तान में भी होते हैं, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल भी होती हैं। और अमेरिका में जो पिछले इंतखाबात हुए ट्रंप वर्सेस बाइडेन, उस पर भी अभी तक पिटीशन जो है वो अदालतों में चल रही हैं। ये तो होता रहेगा। अब सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन हमें चाहिए? मेरा जवाब है हमें नहीं भी चाहिए। हाँ, आप ऐसे आप जिस तरह ये बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए और इजिप्ट में जो इंतखाबात हुए, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे इनको कर सकते थे इस्तेमाल, फिर हम देखते कि क्या होता। तो मैं नहीं समझता कि एक इतने बड़े इलेक्शन में आप इसको इस्तेमाल करें और फिर जो उसके नतीजे पे हंगामा होगा फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी। नंबर 1। नंबर 2, मेरे दोस्त जवाद साहब कह रहे हैं तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने, शुक्र है कि अपोजिशन की पार्टियों को इस काबिल समझा, तो उनसे उन्होंने कहा कि मशावरत करनी चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव, लेकिन ये हैरानकुन बात है कि इन्होंने तो पूरे इलेक्शन कमीशन पे इतनी बदइतमादी का इजहार किया। जिन दिनों में ये इलेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उस दिन वो किताबें एक दूसरे को मारी गई पार्लियामेंट में कि वो भी तारीख का हिस्सा बने। इन्होंने उस एक सीटिंग के अंदर इतनी ज्यादा तरमीम की इलेक्शन रूल्स के अंदर के अगर आप उनको काउंट करना शुरू करें तो उसके लिए 1-1.5 मिनट चाहिए। देखें, इलेक्शन रूल्स को बदलने के लिए वैसी ही गुफ्तगू की जरूरत है, वैसी ही मशावरत की जरूरत है जैसी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के लिए। सही। आप चाहते हैं कि इंदराज वोटर का कौन करे? इंदराज पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता था, आप उसको उठा के एक किसी और आप ऐसे फैसला नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने किया। जिनको पता है कि ये मुश्किल में है, इसलिए 2 चीजों पर ये बहुत जोर देंगे। ये मिड टर्म इलेक्शन में भी जा सकते हैं, 2 चीजों में बहुत जोर देंगे, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पे और गैर मुल्की मेरे हुए पाकिस्तानियों के वोट के हक को। अब बड़े मजे की बात है कि जो मेजॉरिटी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानी, जिनको वोट का हक देना चाहिए, बिल्कुल प्रोसेस में इंडिया में भी दिया गया, लेकिन इंडिया में इतना गया वो भी तो स्टडी कर लें। हमारे जो ज्यादा लोग हैं वो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इज्तिमा की इजाजत नहीं है, मसलन सऊदी अरब, मसलन दुबई, शारजा, कतर, बहरीन, यहाँ पे तो इज्तिमा की इजाजत ही नहीं है। तो मैं बतौर उम्मीदवार जाके वहाँ पे खिताब करना चाहता हूँ अपने वोटर्स से, किसी भी तो मुझे इजाजत नहीं है, तो इनको इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। मैं जिस खातर कुछ चीजों को पसंद नहीं है, इन्होंने तो इस इलेक्शन कमीशन के बारे में जब डेस्का के अंदर इलेक्शन को रिकॉल किया गया तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था। ये रिकॉर्ड पे है, सुनी सुनाई बात तो नहीं है ना। और फिर
उसके बाद उनको इतना गुस्सा आया कि वो तरमीम ले आए, और तरमीम जिस तरीके से मुझे रिकॉर्ड का हिस्सा है और सारी उम्र रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। इलेक्शन में धांधली होती है और होती रहेगी। सही। जिस जगह पे जो उम्मीदवार ताकतवर होता है, और जिस इलाके के कुछ हलकों में उम्मीदवार जो ताकतवर होते हैं वो धांधली से बाज नहीं आते। धांधली क्या होती है? धांधली क्या होती है? उसमें आप लाइन में खड़े हैं और हमें पता है कि एक ही वोटर हैं, आए और हंगामा करते, 2 पटाखे मार के चले गए। वो लाइन जो खड़ी थी ये वाली, वो भाग के तितर बितर होगी बस, और पता लगा कि इलेक्शन का वक्त खत्म होने वाला। बेइंतहा चीज है, लॉन्ग डिबेट। ये तो सर एक रिवायती तरीकाकार के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, वो यकीनी तौर पर अब ये देखना कि अल्टीमेटली इसका क्या बनता है। आपने बड़ा तज्जिए में बता दी कि मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूँ। 1970 का इलेक्शन जी, आई वॉज इन चार्ज ऑफ इलेक्शन ऑफ शेख मोहम्मद रशीद, जिसको आप बाबा सोशलिज्म कहते हैं जी। टीम के डब्बे जो टीम के डब्बे होते हैं ये थे बैलेट बॉक्सेस जी, और लाइट कोई नहीं थी, बिजली पे बिजली नहीं थी। मैं हल्का 4 लाहौर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उनका मुकाबला मियां तुफैल मोहम्मद से था। मियां तुफैल मोहम्मद भी बहुत बड़ी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जमात इस्लामी को, और शेख रशीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बड़ा कांटे का मुकाबला था। मैं आपको बता रहा हूँ, देशों पर बिजली नहीं थी, सारों पे मोमबत्तियों में काउंटिंग की गई पर्चियों की। सही। गांधी की किसी इल्जाम नहीं लगा, क्योंकि वोटर भी ताकतवर था, सियासी जमातें भी ताकतवर थी, अंदर जो पोलिंग एजेंट खड़े थे जो वोटों को गिन रहे थे वो भी ताकतवर थे। और आज तो जनाब वोटिंग लिस्ट इतनी इंप्रूव हो गई, वो शक्ल भी वोटिंग लिस्ट पे है, तो ये तो कार्ड भी वोटिंग लिस्ट में शामिल है। अच्छा सर, ये तो बड़ी एक तवील दास्तान में वक्त पे खत्म, और आपके पास तो एक से एक कहानी होती है सर, जब आप ये पूरी बिल्कुल मैं आपको उसके बाद ये ईवीएम के ड्रामा है जी, बिल्कुल सही। इट विल बी टेक्निकल ड्रामा। हाँ सर, मैं चाहेंगे आपका भी वक्त सर जो है वो लिया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निकल इशू के ऊपर, टेक्निकल चीज़ जो है ईवीएम, इसके ऊपर बात की जाए तो किसी प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करते हैं। हम अहमद जवाद साहब का भी, साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आसिफ बाजवा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में। अब देखना ये कि अब हुकूमत कामयाब होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से या नहीं। आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे, और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो उनको अबूरी वज़ीर आज़म जो है वो तैनात कर दिया गया है, और उनके साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुलसलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए हैं। काबीना की तश्कील हो गई है, तमाम वज़रा के हवाले से, महकमों के हवाले से ये ऐलानात हो गए हैं। और जो बात साथ साथ ये की जा रही थी कि सिर्फ पश्तून जो हैं वो होंगे, लेकिन उसके बावजूद उज़्बेक और ताजिक जो हैं वो भी जो तालिबान के अंदर मौजूद हैं उनका भी बाकायदा हुकूमत के अंदर रोल हो गया। उससे पहले आप 2 दिन पहले देख रहे थे पंशेर में मुकम्मल तौर पर चीज़ें कंट्रोल हो गई तालिबान की, बगैर किसी जंग, बगैर किसी लड़ाई के। अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जो तस्लीम करने का मामला है, ख़ासतौर पर ख़ित्ते के बड़े ममालिक जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है और दीगर ममालिक हैं, वो किस तरह से करते हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हालिया क्या बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। सर, ये इतराज़ बहुत सारे उठ रहे थे कि जनाब अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब हुकूमत करेंगे तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स के हैं और ये देर हो रही है। तो जनरल साहब आप बताइएगा कि ये जो हुकूमत बनी है और जो चीज़ें ऐलानात हुए हैं, आपको लग रहा है स्टेबिलिटी अब अफ़गानिस्तान में अगले आने वाले वक्त में है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में वक्त ही बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी कोशिश तो ज़रूर होगी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मामलात जो हैं मुल्क में इस्तेहकाम आए और लोग जो हैं वो मुतमईन हों, तो ये तो उनकी कोशिश होगी। लेकिन इनके ऊपर काफ़ी चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ना, एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इक़्तिसादी और माशी हालत जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान की वो बहुत ही कमज़ोर है, और जाहिर है इनके पास पैसा नहीं है और बाहर के ममालिक हैं वो कोई ख़ास इनकी मदद करने तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मगरबी दुनिया तो इनके एक तरीके से खिलाफ है कि जिस तरीके से इन्होंने पावर कंट्रोल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद चीन वगैरह जो है इनकी मदद करेंगे, लेकिन वो भी देखा जाएगा कि अगर क्या वाकई में चीन
मदद करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो इसकी क्या कीमत होगी। मसलन ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जिस किस्म की मिनरल्स हैं उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर उस पर चीन जो है उसमें दिलचस्पी ले तो जाहिर है उसकी अवज में चीन जो है इन लोगों की मदद कर सकता है या कोई लोन वगैरह के तरीके से दे सकता है। जल साहब एक बड़ी और पेचीदा तो हैं, लेकिन जी जल साहब एक पेचीदा सूरत हाल ये भी इस वक्त है कि जितने भी इस वक्त हुकूमत में वज़रा या वज़ीर आज़म उनके हवाले से कि वो हिट लिस्ट पर उस पर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, अमरीका में वो सारे, वो तो वहाँ पर उनको माना ही नहीं जाता। तो जब वहाँ मगरिब में और अमरीका में ये चीज़ें हैं तो ये तो चैलेंज उनके लिए एक और होगा मगरिब में कि एक तरफ एक मुल्क के सरबराह हैं, दूसरी तरफ वहाँ नापसंदीदा शख्सियत के तौर पर हैं, दहशतगर्दों की लिस्ट में डाले गए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इन्होंने हालात को जैसे आपने भी शायद इसका जिक्र किया है कि अगर ये कंट्रोल करते हैं और अंदरूनी हालात बेहतर होते हैं और एक ऐसा माशरा की तरफ जाते हैं जिसमें कि आपने देखा कि जो इनके मुखालिफ हैं उनको भी साथ लेकर चलते हैं, औरतों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, और जो लोग इनके मुखालिफ हैं सियासी साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जो है मगरबी दुनिया जो है उनका रवैया, उसका रवैया जो है वो तब्दील हो। लेकिन अगर ये नहीं करते और वो पुरानी स्टाइल पर हुकूमत चलाते हैं तो फिर जाहिर है इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क़यादत है या तालिबान है वो मुख्तलिफ हैं जो 20 साल पहले थे, और इनकी सोच में भी तब्दीली आई है, इनकी लीडरशिप में दुनिया देखी है। तो हम यही तवक्को कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान जैसे जो दोस्त ममालिक हैं वो कह भी रहे हैं कि आपको एक जामे हुकूमत बनानी पड़ेगी जिसमें कि तमाम लोगों को इंक्लूडिंग ऑपोजिशन को भी आपने शामिल करना है। तो ये तमाम जिसको सूर्य मिल रहे हैं उससे तो तवक्को यही है कि शायद मामला देखना यह है कि 20 साल पहले वाले तालिबान पिछले 20 दिनों के तालिबान से कदर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, सर पाकिस्तान पर हालात बहुत बदलते हैं, जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर कोई तब्दीली होती है उसके असरात हम पर आते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान को बड़ा हालात को देख कर चलना है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब माजी की निस्बत कदर मुख्तलिफ हालात होंगे, जैसे अफ़गानिस्तान में भी माजी की निस्बत कदर मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही? चैलेंज जो आपकी बात है कि जो वो लोग इक़्तिदार में हैं बुरी हुकूमत में, तो ऐसे लोग भी हैं जो अमेरिका की हिट लिस्ट पे हैं। तो बड़े मजे की बात है, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है खुद अमेरिका की उस हिट लिस्ट पे था कि उसको वीजा भी नहीं मिलता था। तो इसको भी तो हम सामने रखें ना, इन चीजों को भी मद्देनजर रखें। एक बात। दूसरी बात, जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये साबित अब उनको करना है तालिबान को कि क्या वो रवैया अपना चेंज करते ही नहीं, और अगर वो वैसे ही रवैया अख्तियार करेंगे जिसका इजहार शुरू हो गया है वहाँ पे पिछले 2 दिनों में, खास तौर पे तालीमी इदारों में और तालीम के हवाले से और औरतों के हवाले से और सेहत के मराकज़ के हवाले से, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तीसरी बात, ये चाइना ने वहाँ पे जो तांबे की कानों में गालिबन वो पहले भी काम कर रहा था, वो वहाँ पे काम करेगा। चाइना का जो सारी सरमायाकारी है वो होगी। और ये एक बात याद रखी जाए कि जो मुमालिक होते हैं उनकी दोस्तियां अपने अपने मफादात के ताबिर होती हैं। जब तक वो मफादात हैं तो फिर दोस्ती चलेगी। मफाद नहीं हो गया है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की जो सरहद है इसको इंतहाई मुहतरम समझता हूँ। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो सरहद को बगैर किसी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट के पार करे। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट होते हैं, कुछ कागजात होते हैं, उसके बगैर मैं किसी को यहाँ कबूल करने को तैयार नहीं। ये बड़ी वाज़ेह बात है। मैं उस सरहद को एक परमानेंट हैसियत समझता हूँ। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि जो वहाँ पे फेंसिंग की गई वो गलत की गई, वो पाकिस्तान दुश्मन है और वो पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के खिलाफ बात करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात,
पाकिस्तान को उस हद तक मदद करनी चाहिए जिस हद तक मदद करने में इसका अपना नुकसान ना हो। पाकिस्तान ने मदद की रूस को निकालने के लिए और वो आज तक तबाही हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को हो हाँ वो फौजी हो, ये सोचना चाहिए कि जो फैसले करते हैं कौम को 30 साल तक भुगतना पड़ता है। चौथी बात, हमारा उनके साथ एक जो टर्म है एग्रीमेंट है ट्रेड का, हमें उसका एहतराम करना होगा। जो चीजें यहाँ से जानी हैं उनको जानी चाहिए। और जनरल साहब ने 2 और बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो है कि वहाँ पे पैसा नहीं है, बैंक खाली है, मनी नहीं है, वैल्यू उनके जो नोट है उसकी वैल्यू न होने के बराबर है। वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत न हो जाए। सितंबर का महीना है, इस महीने में अब गन्नम तकरीबन हमारे पास भी खास ही हद तक होती है, हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं और उनके लिए भी गन्नम हम ही गालिबन सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ग़िज़ाई किल्लत ना हो और उनके दही इलाकों में कोई मसला ना आ जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर खुश्क साली है, इसका मतलब वहाँ पर बारिशें ज़्यादा नहीं हुई हैं उन इलाकों में, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये बातें मुझे समझ आ रही हैं तो उनको भी तो समझ आनी चाहिए, जिनके बारे में जनरल साहब ने कुछ तवक्को का इजहार किया है कि 20 साल के बाद वो बदल गए होंगे। मेरी दुआ है कि वो बदल जाएं। सही, और यही उन्हीं की बेहतरी है, इसी में अफगान अवाम की बेहतरी है, इसी में इस खित्ते के लोगों की बेहतरी। बिल्कुल, ये खित्ते के हवाले से जो है वो बड़ा अहम है कि उनका रवैया उसी तरह से तब्दील हो तो चीज़ें भी बेहतर हो सकती। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपके वक्त का भी। तलत मसूद साहब, जनरल तलत मसूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।